हेलो स्टूडेंट्स। डीआईबी के यूट्यूब चैनल पर मैं हेमंत चौबे एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज का ये जो हमारा वीडियो है वो वीडियो है हमारा एमपीपीएससी मेंस में जो पेपर 4 है। और पेपर 4 में बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है केस स्टडी का। तो आज का ये जो वीडियो है ये केस स्टडी के डिस्कशन को लेकर के है। और इस केस स्टडी में विशेष रूप से जो हम डिस्कस करेंगे वो ये डिस्कस करेंगे कि जो प्रशासनिक केस स्टडी आती है उसे आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, जो केस स्टडी है आपके जो पेपर में केस स्टडी जितनी भी टाइप्स की पूछी जाती हैं उसको मोटे मोटे रूप में हम तीन तरीके से बांट सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे टाइप की केस स्टडी आती है लेकिन फिर भी हम तीन तरीके से बांट सकते हैं। पहला तो प्रशासनिक केस स्टडी हो जाती है। और प्रशासनिक केस स्टडी ये रहती है कि आपसे बोला जाता है कि आप कहीं पर एसडीएम हैं या आप कहीं डीएसपी हैं या कोई ना कोई प्रशासनिक पद आपको दिया जाएगा और उसके बाद फिर आपसे कुछ केस बताया जाएगा और फिर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो वो प्रशासनिक केस स्टडी है। दूसरी जो केस स्टडी होती है वो कैसे होती है? अंतरवैयक्तिक केस स्टडी होती है, इंटरपर्सनल केस स्टडी रहती है। और अंतरवैयक्तिक केस स्टडी में हमेशा ही क्या होता है, या तो आपके परिवार या आपके मित्र, इन दोनों के बीच की जो दुविधा होती है उस दुविधा को लेकर के केस स्टडी कहना चाहिए आपके सामने आती है और फिर आपसे प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। वो इंटरपर्सनल कैटेगरी की होती है। तीसरी जो केस स्टडी है वो 100% साइकोलॉजिकल केस स्टडी है। जैसे कि जो लास्ट टाइम मेंस हुआ था और उस मेंस में जॉन और मैरी की एक केस स्टडी आई थी, वो 100% साइकोलॉजिकल केस स्टडी थी जिसमें आपने साइकोलॉजी का यदि चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इस बार चूंकि साइकोलॉजी आपके सिलेबस में जुड़ चुकी है तो ध्यान रखिएगा कि साइकोलॉजी की जो केस स्टडी है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, प्रशासनिक जो केस स्टडी है, प्रशासनिक केस स्टडी में जो मेंस लिखने वाले अभ्यर्थी हैं वो देखिए दो टाइप के होते हैं। एक वो जो ऑलरेडी जॉब में है, पोस्टेड हैं। तो जो लोग पोस्टेड होते हैं वो प्रशासनिक केस स्टडी को सॉल्व अच्छे से कर लेते हैं। वो इसलिए कर लेते हैं क्योंकि उनको गवर्नमेंट की प्रोसेस के बारे में पूरी जानकारी होती है कि कैसे क्या कार्रवाई होती है, उन्हें अच्छे से पता होता है। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो सिलेक्टेड नहीं हैं, जो फ्रेशर हैं, भले ही चाहे आपने पहली बार मेंस दे रहे हैं, दूसरी बार या तीसरी बार, लेकिन आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में वो जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये केस स्टडी सॉल्व करना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो आज हम इसी पर डिस्कस करेंगे और मैं उन स्टूडेंट्स को फोकस कर रहा हूँ यहाँ पर जो लोग जॉब में नहीं हैं। और आपको मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बता दूंगा और उस पॉइंट्स के बेस पर ही आपको प्रशासनिक केस स्टडी सॉल्व करना है। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको जो भी पद दिया जाता है केस स्टडी में, जैसे आपसे बोला गया कि आप कहीं एसडीएम हैं या कहीं आप डीएसपी हैं या महिला बाल विकास अधिकारी हैं या कुछ भी हैं, तो जब भी ऐसा होता है तो सबसे पहले तो आप स्वयं को उसकी जगह इनपुट कर दीजिए। यानी आप ये मान करके चलिए कि आप ही हैं। आपको अपना स्वयं को उस जगह पर रखना पड़ जाएगा। और आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी पड़ जाएगी कि जो सिविल सेवक के रूप में आप जब कार्य करेंगे तो उसमें सिविल सेवक के रूप में आपका सर्वप्रथम कार्य क्या है? कानून के अंतर्गत सरकारी दायित्वों को पूर्ण करना है। देखिए, गवर्नमेंट जॉब में गवर्नमेंट सिविल सर्वेंट को सैलरी देती है और उसे कुछ उसके पद से संबंधित कर्तव्यों के निर्वहन के लिए बताती है। और आप जिस पद पर हैं आपको उस पद से संबंधित कर्तव्यों का निर्वहन करना है, क्योंकि इसी के लिए ही आपको अपॉइंटमेंट किया गया है। तो आपको सरकारी दायित्वों को पूर्ण करना है, लेकिन कैसे? कानून के दायरे में रहते हुए करना है। यानी कि जो लॉ एंड ऑर्डर है, आप जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं, हर एक डिपार्टमेंट का अपना लॉ होता है। तो जो आप डिपार्टमेंट जिस डिपार्टमेंट से संबंधित हैं उसका जो लॉ है या जो भी जनरल लॉ है, साथ ही साथ कोड ऑफ कंडक्ट है, उसको फॉलो करते हुए आपको सारे काम करने पड़ जाएंगे।
तो ध्यान रखना है आपको हमेशा कि आप कोई भी काम ऐसा नहीं करेंगे जिसमें किसी भी रूप से कानून का उल्लंघन हो जाए, या कोई काम ऐसा नहीं करेंगे जिसमें आपके सरकारी दायित्व पूर्ण नहीं हो रहे हैं। चलिए क्या क्या करना है। पहली बात तो प्रदत्त पद से संबंधित शक्तियों से बाहर जाकर कार्य ना करें। देखिए, प्रदत्त पद से मतलब ये है कि केस स्टडी में आपको कोई ना कोई पद दिया जाएगा, जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि आपसे बोला जा सकता है कि आप एसडीएम हैं, यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हैं, या आपसे बोला जा रहा है कि आप डीएसपी हैं, या आपसे बोला जा रहा है कि आप महिला बाल विकास अधिकारी हैं। तो आपको जो पद दिया जा रहा है उस पद से संबंधित जो शक्तियां हैं, आपको उस शक्ति से बाहर जाकर के कार्य नहीं करना है। हर एक पद से संबंधित अपनी शक्ति होती है, ठीक है। जैसे एक पुलिस अधिकारी के रूप में डीएसपी के पास कुछ पावर होते हैं, एसडीएम चूंकि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है, तो मजिस्ट्रेट के रूप में भी उसके पास कुछ पावर होते हैं। इन दोनों के पास जो पावर होते हैं वो पावर महिला बाल विकास अधिकारी के पास उस तरीके से नहीं होते हैं। जैसे यदि ये पूछने में आता है कि एक जगह बाल विवाह का आयोजन किया जा रहा है, आप महिला बाल विकास अधिकारी हैं और आप वहां जाते हैं बाल विवाह को रोकने के लिए, तो आप क्या करेंगे? और आप जाकर के क्या उनको अरेस्ट करेंगे? तो आपने बोल दिया जोश जोश में कि हाँ, हम जाकर के उनको अरेस्ट कर लेंगे। तो ये आपके पद से संबंधित जो मतलब क्या, आपको जो पद है आपका महिला बाल विकास अधिकारी, उसका जो पावर है उससे बाहर की बात हो जाएगी, यानी कि जो शक्ति है आपकी, वो अरेस्ट करने की आपके पास पावर नहीं है। तो महिला बाल विकास अधिकारी के रूप में आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। आप अपने साथ पुलिस ले जा सकते हैं, एसडीएम से सहायता मांग सकते हैं और उसके बाद फिर जाकर के कार्रवाई करेंगे, लेकिन ये आपकी पावर से बाहर है। तो ध्यान रखिएगा कि जो भी पद आपको मिला है उस पद से संबंधित जो पावर है उससे बाहर जाकर के आपको कार्य नहीं करना है। दूसरी बात, कानून के दायरे से बाहर नहीं जाना है। ये फर्स्ट प्रिंसिपल है कि लॉ को आपको फॉलो करना है। आप लॉ से बाहर नहीं जा सकते हैं, किसी भी कीमत पर लॉ आप नहीं तोड़ सकते हैं। हाँ, ये एक अलग बात यह है कि जब इमरजेंसी की कंडीशन आती है, ठीक है ना, इमरजेंसी इमरजेंसी से मतलब सपोज नेचुरल डिजास्टर की बात होती है, प्राकृतिक आपदा की बात होती है, तो प्राकृतिक आपदा से संबंधित भी लॉ बना हुआ है। और प्राकृतिक आपदा में आपको बहुत सारी चीजें मानवीय परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए करनी पड़ जाती हैं। लेकिन सामान्य रूप से क्या होता है कि जो लॉ है, आप लॉ से बाहर जाकर के कार्य नहीं कर सकते हैं, भले ही चाहे वो कुछ भी हो रहा है। आप उस कहना चाहिए जो आप कार्य कर रहे हैं उस कार्य से यदि कुछ क्षति हो रही है तो आप उसकी क्षतिपूर्ति भले चाहे बाद में कर दें, लेकिन क्या है कि लॉ से आप बाहर नहीं जा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा था, जब सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का एग्जाम था, नोएडा के किसी सेंटर का वो था वीडियो, जिसमें सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 9 बजे से एंट्री इसमें बंद हो जाती है, मेन गेट बंद हो जाता है, जबकि पेपर 9:30 बजे चालू होता है, ठीक है। तो वहाँ कोई लड़की शायद 9:05 या 9:10 पर वहाँ पहुंची थी, या उसके पहले ही पहुंच गई थी, लेकिन 9 बजे के बाद पहुंची थी, तो उसको एंट्री नहीं मिली थी वहाँ पर। अब वहाँ पर बहुत उसके माता पिता भी थे, वो जोर जोर से रोने लगे, माँ बाप बेहोश हो गए वहाँ पर, बहुत कुछ, बाहर जितने लोग खड़े थे सब उनके हाथ पैर जोड़ने लगे कि सर प्लीज अंदर कर लीजिए, 2 मिनट ही तो लेट हुई थी, 3 मिनट ही तो लेट हुई थी। तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना है कि आप लॉ से बाहर नहीं जा सकते हैं, और आपने देखा होगा कि उसको एंट्री नहीं मिली थी। कारण केवल इतना है कि आप परमिटेड नहीं है लॉ को तोड़ने के लिए, आपके पास अथॉरिटी ही नहीं है। यदि आपको बोल दिया गया है कि 9 बजे के बाद किसी को एंट्री नहीं देना है, तो आप ऑथराइज्ड पर्सन नहीं है कि आप बोल दें कि हाँ 9 बजे के बाद हम एंट्री दे देंगे, आप कुछ दया या कुछ इस प्रकार की चीजें करें। तो ये कानून के दायरे से बाहर आपको नहीं जाना है कभी भी। नेक्स्ट, प्रशासनिक नैतिकता, इसका ध्यान रखना है आपको। देखिए, प्रशासनिक नैतिकता आपने पढ़ रखी है पेपर 4 में। प्रशासनिक नैतिकता में कई सारी चीजें हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा सत्यनिष्ठा की हम बात करते हैं, ईमानदारी की यदि हम चर्चा करते हैं, इसके अलावा वस्तुनिष्ठता
की हम चर्चा करते हैं। इसके अलावा गैर तरफदारी भी आ जाती है, उसमें कमजोर वर्गों के प्रति भाव भी आ जाता है। तो आप जब भी कार्य करेंगे तो क्या होगा, आप प्रशासनिक नैतिकता का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे। तो जब अपना आंसर लिखेंगे तो उसमें आपको इन शब्दों का प्रयोग करते हुए ही जाना पड़ेगा। ठीक है, यदि आप सत्यनिष्ठा पूर्वक कार्य कर रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा कि सत्यनिष्ठा पूर्वक कार्य करते हुए मैं ये करूंगा। तो ध्यान रखिएगा, प्रशासनिक नैतिकता बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इससे हट करके आप कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। यदि आपसे यह भी कहा जा रहा है कि कोई व्यक्ति आ रहा है और आपको अपनी इच्छा से आपने चूंकि उसका काम कर दिया है और वो कुछ पैसे देना चाहता है, आप नहीं मांग रहे हैं, रिश्वत नहीं मांग रहे हैं, लेकिन वो तो स्वयं ही देना चाहता है, तो आप उसे हानि कर सकते हैं, क्योंकि वो भी करप्शन की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो प्रशासनिक नैतिकता का आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर ध्यान रखना पड़ जाएगा। नेक्स्ट, तर्क संगत कार्रवाई करें। देखिए, तर्क संगत कार्रवाई से मतलब ये हो जाता है कि यदि जो कानून का उल्लंघन जिस लेवल पर हो रहा है, आपको उसी लेवल पर कार्य करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यदि कुछ उल्लंघन बहुत थोड़ा सा हो रहा है और आपने कार्रवाई उस पर ज्यादा कर दी। ये केस स्टडी में डिफर करता है, वेरी करता है कि आखिर कानून का उल्लंघन आपके सामने किस रूप में आ रहा है। सपोज आपसे बोला जा रहा है कि आप कहीं पर एसडीएम हैं और वो वहां पर लोग देरी से आते हैं, ठीक है, या कोई एक व्यक्ति है वो रोज लेट आता है, तो आप क्या करेंगे, तो आपने बोल दिया कि मैं तो साहब उसको सस्पेंड ही कर दूंगा। ठीक है, तो ये आपने एक्सट्रीम एक्शन ले लिया। आपको क्या करना पड़ेगा, तर्क संगत यानी स्टेप बाय स्टेप कार्रवाई करना पड़ जाएगी, क्योंकि लेट आने पर आप उसको धीरे धीरे वार्न करते हुए और बाद में आप उसकी सैलरी भी काट सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। ये तर्क संगत कार्रवाई होगी। लेकिन यदि वहीं पर किसी महिला उत्पीड़न का मुद्दा आ जाए, महिला उत्पीड़न का मुद्दा आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में आपकी जो कार्रवाई रहेगी वो ज़्यादा गंभीर कार्रवाई रहेगी, क्योंकि ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा लेट आने की तुलना में कैसा है, ये ज़्यादा गंभीर मुद्दा है। तो आपके सामने जो मुद्दा है वो मुद्दा कितना गंभीर है, उस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए भी आपको क्या करना पड़ेगा, कार्रवाई करनी पड़ेगी। मुद्दा गंभीर नहीं है ज़्यादा, तो कार्रवाई आपकी कैसी रहेगी, वो ऐसा नहीं है कि कार्रवाई आप नहीं करेंगे, करेंगे, लेकिन जितना गंभीर और सेंसिटिव मुद्दा होता जाएगा, आपकी कार्रवाई की गंभीरता भी कैसी होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो कार्रवाई कैसी होनी चाहिए, तर्क संगत। नेक्स्ट, पद का दुरुपयोग ना करें। कई बार हमको ऐसा लगने लगता है कि हमको जो पद मिला हुआ है, हम उस पद से संबंधित पावर का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको बोला गया है कि डीएसपी, तो डीएसपी में जैसा कि आपको मालूम है कि आपके पास यूनिफॉर्म है, और कहीं ना कहीं हमको ये लगता है कि जो पुलिस है, पुलिस के पास कहीं ना कहीं पावर यूज करने का एक कहना चाहिए मौका होता है। पुलिस पावर यूज करती भी है, आप प्रैक्टिकल आप देखते रहते होंगे, न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते रहते होंगे, तो पुलिस पावर का यूज करती भी है। लेकिन दुरुपयोग जैसी चीज उसमें नहीं होना चाहिए। जैसे यदि ये बोला जा रहा है कहीं भीड़ इकट्ठा हो गई है और आप डीएसपी हैं, आपके पास पुलिस फोर्स भी है, आप क्या करेंगे, तो आपने उसमें लिख दिया कि मैं लाठीचार्ज का आदेश दे दूंगा। ठीक है, या उसको बुला करके कहना चाहिए कि कान पकड़ के उठक बैठक लगवा दूंगा, झापड़ मार दूंगा उसको। तो देखिए, ये पद का दुरुपयोग हो जाएगा। कार्रवाई आपको मैंने आज शुरू में ही बता दिया है कि आपको कानून का उल्लंघन नहीं करना है और प्रशासनिक नैतिकता उसको आपको बनाए रखना है। इसलिए कार्यवाही में, किसी भी प्रकार की कार्रवाई में आपको पद का दुरुपयोग आपको नहीं करना है, उससे बचना है आपको। नेक्स्ट, पूर्वाग्रह से बचें। ये एक बहुत बड़ी बात होती है, लिखते समय हम कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाते हैं, और जो चीज़ हमारे पक्ष में नहीं होती है, विपक्ष की होती है, हम उसको बुरा लिखने लगते हैं या उसके विरुद्ध में ज़्यादा कट्टर चीज़ें लिखने लगते हैं। पूर्वाग्रह जैसे कि राजनीतिक हो सकता है, जातिगत हो सकता है, लैंगिक पूर्वाग्रह हो सकता है। सपोज कोई केस स्टडी आती है और उस केस स्टडी में किसी महिला के बारे में कुछ बताया जाता है और
उस महिला की गलती के बारे में कुछ बताया जाता है। तो अब देखिए, दो लोग परीक्षा देंगे, बॉयज और गर्ल्स। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो बॉयज हैं वो अननेसेसरी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के महिला को ज़्यादा क्रिटिसाइज करने लगे, तो जब लड़कियां लिखें उसको तो वो थोड़ा सा पक्ष लेने लगे, या कभी कुछ मुद्दा जातिगत आ जाता है, सपोज आरक्षण से संबंधित कभी कुछ पूछने में आ जाता है, ठीक है। तो यदि कभी आप अपने ऐसे विचार लिख रहे हैं तो देखिए यहाँ पर भी दो वर्ग हैं, एक वो वर्ग जिसको आरक्षण मिला हुआ है और एक वो वर्ग जिसको आरक्षण नहीं मिला हुआ है। तो भी हम जब एक दूसरे के बारे में लिखें तो तर्क संगति लिखना पड़ेगा। जिसको आरक्षण नहीं मिला हुआ है वो अनावश्यक रूप से पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के कुछ भी ऐसा ना लिखे कि नहीं साहब आरक्षण तो समाप्त ही हो जाना चाहिए और ऐसा वैसा, या जिसको मिला हुआ है वो भी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के कुछ भी नकारात्मक विचार ना लिखे। आपके जो विचार रहेंगे, मैंने आपको पहले बता दिया है, आपकी कार्रवाई तार्किक होगी, तर्क संगत और लोकतांत्रिक तरीके से ही होगी, क्योंकि आप एक सिविल सेवक हैं और जो आपको लॉ मिला है उस लॉ को ही आपको फॉलो करना है। तो ध्यान रखिएगा, जो पूर्वाग्रह है, पूर्वाग्रह आपने पेपर 4 में आपका जो एटीट्यूड टॉपिक है उसमें पढ़ भी रखा है। तो पूर्वाग्रह ना चाहते हुए भी हमारे लेखन शैली में आ जाता है और उसके नंबर कटते हैं फिर, तो इससे आपको बचना है। नेक्स्ट, गैर व्यवहारिक कार्यवाही या सुझाव से बचें। देखिए, गैर व्यवहारिक से मतलब क्या हो जाता है कि आपने कोई कार्यवाही के बारे में बता दिया कि मैं ये करूंगा, आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्या करेंगे और आपने बता दिया मैं ये करूंगा, या आपने कोई सुझाव दे दिया, लेकिन वो सुझाव जो एक धरातल के स्तर पर क्या हो रहा है, धरातल के स्तर पर एक्सेप्टेबल नहीं हो पा रहा है। सपोज आपसे बोला जा रहा है कि आप एसडीएम हैं और एसडीएम के रूप में आपकी किसी ग्रामीण क्षेत्र में नियुक्ति है या आपकी किसी जनजातीय क्षेत्र में नियुक्ति है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ग्रामीण क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र, यहाँ पर आप जो भी कार्यवाही करेंगे, जो भी सुझाव देंगे, वो उस क्षेत्र के अनुसार होंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आपका कोई भी सुझाव इस क्षेत्र की जो संस्कृति है या उसका जो एक लक्षण है उस क्षेत्र का, उसके अगेंस्ट में चला जाए। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि मैं तो पूरे जनजातीय क्षेत्र को बिल्कुल पूरी तरीके से कंप्यूटराइज्ड करवा दूंगा और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, क्योंकि जनजातीय क्षेत्रों में या ग्रामीण क्षेत्रों में कंप्यूटर साक्षरता की समस्या है। तो आपका कोई भी सुझाव, ये जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपका कोई भी सुझाव ऐसा नहीं होना चाहिए जो व्यवहारिकता के अगेंस्ट में चला जाए, या आपके किसी सुझाव में सरकार का बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो जाए उस पर, जो ऑन द पेपर तो बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने में क्या हो जाएगा, उसमें व्यवहारिकता में उसमें समस्या आ जाएगी। तो कोई भी बहुत अति सैद्धांतिक सुझाव आपको नहीं देना है, आपको वही सुझाव देना है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो सके। नेक्स्ट, कमजोर वर्ग के लिए कानून प्राथमिक एवं इसके उपरांत सहायता करना। देखिए, कई बार कमजोर वर्ग से संबंधित किस्से आ जाते हैं और उसमें आपके सामने एक प्रशासनिक दुविधा ये आ जाती है कि कानून को फॉलो कर लें या इसकी सहायता कर लें। तो ध्यान रखिएगा कि आपको कानून को फॉलो करते हुए ही उसकी सहायता करनी है। उसकी सहायता करने के क्रम में आप कानून का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर भी 2-3 तरह के केस होते हैं। हो सकता है कि कोई कार्यवाही ऐसी हो रही हो जो सामूहिक हो रही हो, जैसे अतिक्रमण को हटाने से संबंधित कुछ कार्यवाही चल रही है। अतिक्रमण में यदि 100 लोग का मकान हटाया जा रहा है और उसमें से 2 लोग ऐसे हैं या 5 लोग ऐसे हैं जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, उनकी दुकान लगती है वहां पर, कोई वृद्ध हो सकता है, कोई बेसहारा महिला हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि आप इन 5 को छोड़ देंगे और बाकी की जो 95 उन पर कार्रवाई कर देंगे। कार्रवाई तो इन 5 पे भी करना पड़ेगी, लेकिन उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इनके लिए कुछ ना कुछ प्रयास आपको करना ही पड़ जाएगा। ये आपको लिखना पड़ेगा कि मैं ये जरूर करूंगा कार्रवाई, लेकिन उसके उपरांत क्या करूंगा, इनके लिए कुछ विशेष प्रयास करके
इनकी सहायता करने का मैं यथासंभव प्रयास करूंगा। तो आप सहायता करेंगे, इसलिए यही आपसे पूछा जा रहा है। लेकिन उसमें ये भी देखा जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सहायता करने के क्रम में आपने कानून का ही उल्लंघन कर दिया, तो लॉ आप ओवरलैप नहीं कर सकते। नेक्स्ट, उपलब्ध संसाधनों के दायरे में रहकर कार्य करना। देखिए, आप जिस पद पर हैं और आप जिस जगह पोस्टेड हैं, वहां पर आपके पास जितने भी संसाधन हैं, आप कार्यवाही करने में उतने ही संसाधनों का प्रयोग कर पाएंगे। इसलिए आपको ध्यान रखना, जैसे मैंने भी आपको बताया था कि ग्रामीण क्षेत्र में यदि आप रह रहे हैं, आपको बताया गया कि आपकी पोस्टिंग ग्रामीण क्षेत्र में है, आपकी पोस्टिंग जनजातीय क्षेत्र में है, तो ध्यान रखिएगा आपके पास संसाधन सीमित हैं। आपके पास संसाधन, यदि आपकी पोस्टिंग झाबुआ अलीराजपुर में है, तो आपके पास संसाधन उतने नहीं है जितने की यदि आपकी पोस्टिंग इंदौर में है तो आपके पास संसाधन है। तो ध्यान रखिएगा कि आपके पास जो उपलब्ध संसाधन है उन्हीं का ही आपको क्या करना पड़ेगा, सर्वश्रेष्ठ प्रयोग करना पड़ेगा। अन्यथा क्या है, अन्यथा आपको संसाधन की आपूर्ति करवानी पड़ जाएगी, चाहे वो भले ही मानव संसाधन हो। जैसे पुलिस अधिकारी के रूप में यदि आप किसी बहुत छोटे से जगह पर तैनात हैं, तो आपको उसमें लिखना पड़ेगा कि यदि मैं कार्रवाई करने जा रहा हूं तो मुझे मुख्यालय से पुलिस फोर्स बुलवानी पड़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इतनी पुलिस फोर्स उपस्थित नहीं है। तो उपलब्ध संसाधनों का भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ जाएगा। नेक्स्ट, तो ये देखिए, ये जो मैंने आपको बताया था, ये सब कुछ पॉइंट्स बता दिए थे। इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आपको केस स्टडी सॉल्व करना है। इसके अलावा यदि आप और कुछ भी जानना चाहते हैं प्रैक्टिकली कि किस तरीके से काम होता है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप न्यूज़पेपर में आप देखिए प्रशासनिक गतिविधियां। तो प्रशासनिक गतिविधियों को जब आप देखेंगे ना, तो उसमें देखिए न्यूज़पेपर में हमेशा ही ऐसा आता है, सपोज कहीं कोई दुर्घटना हो जाती है, ठीक है, कोई बस की दुर्घटना हो गई, कोई पुल टूट गया या कुछ भी इस प्रकार की दुर्घटना हो गई, आप उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे तो आप उसमें लिखा रहता है कि मौके पर कलेक्टर और एसपी उपस्थित हुए, उसके बाद कलेक्टर साहब ने ये किया, ये किया, ये किया, ऐसे दिशा निर्देश दिए, ये किया। तो जब भी आप न्यूज़पेपर में पढ़ें, तो न्यूज़पेपर में कोई भी दुर्घटना, कोई भी आयोजन या कोई भी प्रशासनिक व्यवस्था, उसको लेकर के प्रशासनिक अधिकारी क्या क्या कार्य करते हैं, ये आप टेलीविजन पे भी सुन सकते हैं। तो वही जो कार्य होते हैं, वही कार्य आपसे केस स्टडी में वहां पूछने में आते हैं कि यदि आप कहीं पहुंचेंगे तो आप क्या करेंगे। तो यदि कहीं सड़क दुर्घटना हो गई, तो सड़क दुर्घटना में आपने सुना कि इंदौर कलेक्टर वहां तत्काल पहुंच गए और उन्होंने जाकर के ये कार्य किए वहां पे, तो एग्जैक्टली आप वहां पर भी लिख सकते हैं कि यदि ऐसी दुर्घटना होती है तो मैं भी इस प्रकार के कार्य करूंगा। तो आपको कहीं ना कहीं एक सोर्स ऑफ नॉलेज न्यूज़पेपर से मिल जाएगा। तो न्यूज़पेपर में थोड़ा इस प्रकार की जो घटना है उनको थोड़ा सा डिटेल में न्यूज़पेपर में कम मिलेगी, लेकिन ऑनलाइन जो एप्स होते हैं समाचार पत्र के, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया रहता है, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। तो यहाँ से आपको प्रशासनिक गतिविधियों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये था प्रशासनिक केस स्टडी को लेकर के। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो दूसरे टाइप की केस स्टडी हम उस पर डिस्कस करेंगे। देखिए, प्रशासनिक केस स्टडी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप कुछ और भी जानकारी उस पर पूछना चाहते हैं तो ये मोबाइल नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। तो अपने मेंस की तैयारी अच्छे से करते रहें। सभी को ऑल द बेस्ट।